अच्छे से सारे point एक बार क्विकली मैं नोट डाउन कर रही हूँ कल वाली फ्रेज, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे और उसके बाद हम टेक्स्ट की कैलकुलेशन करके स्टार्ट करेंगे। एवरी पर्सन, थोड़ा सा पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके लिए ऑप्शनल है, आगे लिखना चाहोगे या नहीं। इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम earned in previous year in assessment year at rates mentioned in relevant finance act। सो अब मैं सबसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबको पर्सन का मतलब, टोटल इनकम का मतलब, प्रीवियस ईयर का मतलब, असेसमेंट ईयर का मतलब और रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। अगर आप ये सारे वर्ड समझते हो तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हाउ टू कंप्यूट टैक्स, हमारा पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि टैक्स कंप्यूट कैसे किया जाएगा, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है और मुझे बोलता है कि मेरी आईटीआर फाइल करो, लेट्स से हर नवनीत मेरे पास आया कि मैम आप सीए हो, मैं एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम बच्चों को कोचिंग भी देता हूँ, तो मुझे आपसे अपनी आईटीआर फिल करवानी है, तो मैं इसकी आईटीआर कैसे फिल करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरा पहला स्टेप होगा पता करना कि इस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब मैं हर नवनीत से ये पूछूंगी तुम पिछले साल कितने दिन इंडिया में रहे। तो इसके बेसिस पे दो चीजें हो सकती है, या तो हर नवनीत रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा या बनेगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इससे मुझे पता चलेगा कि जो हरलमलीन है इसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो इनकम दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन इनकम, एक होती है फॉरेन इनकम। जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसने इंडियन इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, फॉरेन इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है। पर जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसने सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है, उसने फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना। इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ इनकम। अब ये समझाते हो। नवनीत मेरे पास आया तो मैंने इससे पूछा तुम पिछले साल इंडिया में कितने दिन रहे थे। मतलब कि रेजिडेंशियल स्टेटस कोई फिक्स स्टेटस नहीं है, हर साल चेंज होता रहे। ये इक्वल टू सिटीजनशिप भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंडिया की सिटीजन हूं तो मैं इंडिया की रेजिडेंट भी हूँ। सिटीजन होना अलग बात है, रेजिडेंट होना अलग बात है। और ये हर साल स्टेटस क्या है, चेंज होता रहेगा। तो मैंने इससे पूछा तुम पिछले साल कितने दिन इंडिया रहे, कहता मैम मैं पूरा साल इंडिया में ही था, मैं एक भी दिन बाहर गया ही नहीं। तो मैंने कहा तुम बन गए हो रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब तूने अगर कोई इंडिया में इनकम अर्न की है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है, आउट ऑफ इंडिया कोई इनकम अर्न की है, फॉरेन में कोई इनकम अर्न की है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। व्हाट इट मींस इज, फॉर एग्जांपल ये इंडिया में जॉब करता है जो, तो जो इसे इंडिया में सैलरी इनकम मिली उसके ऊपर टैक्स पे करना है। इसने दुबई में घर खरीदा हुआ है, उसका रेंट इसे मिला, उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स पे करना है। इसने किसी यूएस की कंपनी के फेसबुक के शेयर खरीद लिए तो उससे डिविडेंड मिला, वो डिविडेंड के ऊपर भी इंडिया में टैक्स पे करना है। इसने जर्मनी में कोई मशीनरी खरीदी और उसे सेल कर दिया, उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स पे करना है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया में रहता है, तो उसने इंडिया में जो इनकम अर्न की उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है और जो फॉरेन में अर्न की उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। बट अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, मान लो हरलीन बोले कि मैम मैं तो कनाडा रहता हूँ, मैं तो सिर्फ एक हफ्ता इंडिया घूमने आया था, तो आप मुझे बताओ मैंने इंडिया में कितना इनकम टैक्स पे करना है। तो अगर कोई पर्सन पूरा साल कनाडा रहता है, उसे कनाडा में सैलरी कर जॉब करने से कोई सैलरी इनकम अर्न हो रही है, साइड बिजनेस करने से कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है, मैं उससे इंडिया में थोड़ी टैक्स डिमांड कर सकती हूँ। मैं इंडिया में सिर्फ कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स डिमांड करूंगी, जो उसने इंडिया से अर्न की। तो अगर हरलवलीन कनाडा रहता है और उसका पंजाब में एक घर है, वो घर इसने सेल किया है, तो इसे उसके ऊपर कैपिटल गेन है।
उसके ऊपर मैं इससे टैक्स मांगूंगी। पर कनाडा में जो सैलरी है उनकी, कनाडा में जो बिजनेस है, उसके प्रॉफिट के ऊपर हम इंडिया में टैक्स नहीं मांगते। तो सबसे पहले अगर हमें किसी की का टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसकी इनकम। इनकम कौन सी टैक्सेबल है ये पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो स्कोप ऑफ इनकम, किस पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, स्कोप क्या है, कि मैं तुम्हारी कौन सी इनकम, क्या दायरा है, कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स मांग सकती हो, ये हमें पता चलता है रेजिडेंशियल स्टेटस से। दो तरह का पर्सन होगा, या तो होगा रेजिडेंट या फिर होगा नॉन रेजिडेंट। दो तरह की इनकम होगी, या होगी इंडियन इनकम या होगी फॉरेन इनकम। जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसने इंडियन इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, फॉरेन इनकम के ऊपर। जो नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना। तो जब ये रूल बनाया गया, इस रूल का एक बेस बनाया गया, कहते हैं ये रूल बना है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस वर्ड का मतलब होता है कनेक्शन। टेरिटोरियल नेक्सस, नेक्सस वर्ड का मतलब कनेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही थोड़ी किसी को बोल सकते हैं तुम टैक्स पे करो। अब अगर कोई जापान में रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे थोड़ी जाके बोल सकते तुम इंडिया में आके टैक्स पे करो। हमने कहा तुम्हारा अगर इंडिया के साथ कनेक्शन है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमसे टैक्स मांगे, चाहे तो कनेक्शन पर्सन का हो, चाहे कनेक्शन इनकम का। तो अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन का कनेक्शन इंडिया के साथ है, उसने इंडियन इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, फॉरेन के ऊपर भी। एंड अगर इनकम का कनेक्शन इंडिया के साथ है, इंडियन इनकम है, लुधियाना में कोई घर सेल हुआ, चाहे घर इंडिया के पर्सन ने बेचा चाहे जापान के पर्सन ने बेचा, इनकम तो इंडियन है, वो भी इंडिया में टैक्स है। दोनों में से किसी चीज का अगर इंडिया में कनेक्शन है तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स मांगे। मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, सब समझ आया? तो पहला पूरा चैप्टर किस वर्ड के बेस पे बना हुआ था, गवर्नमेंट ने जो थ्योरी बनाई कि मैंने कैसे टैक्स लेना है, किस लॉजिक से थ्योरी बनाई। तो पहले उन्होंने हमें एक वर्ड दिया, टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस वर्ड का मतलब होता है कनेक्शन। चाहे तो पर्सन का कनेक्शन इंडिया के साथ होना चाहिए, चाहे इनकम का कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। अगर इंडियन इनकम है, इट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पर्संस। तो सिर्फ कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं। समझ आया? कोई क्रैपिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हरलीन मेरे पास आया और मैंने हरलीन की इस तरीके से चेक किया कि इनकम कौन कौन से टैक्सेबल है। अब जब मुझे पता है इनकम कौन कौन से टैक्सेबल है, अब मैं कैलकुलेट करूंगी इसकी ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैं इसकी बैंक स्टेटमेंट देखूंगी। बैंक स्टेटमेंट में मुझे दिखा कि हर महीने इसके अकाउंट में 50,000 रुपए आ रहे हैं। तो मैंने इससे पूछा कि क्या चीज है। इसने बोला कि मुझे मेरे एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है। तो अगर कोई सैलरी की इनकम अर्न हो रही है, मैं वो ले लूंगी। सैलरी की इनकम कहाँ पे आ सकती है, जहां पे दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, जहां पे भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप डेवलप हो गया, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पैसे देगा वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अगर मैं गीतांजलि की एम्प्लॉयर या फिर आरएमएस गीतांजलि का एम्प्लॉयर है, तो आरएमएस गीतांजलि को जो मर्जी पैसे दे, लेट्स से आरएमएस ने गीतांजलि को सैलरी दी, सैलरी हेड में टैक्सेबल है। उसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस दिया, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है। एंड बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाती है, मैंने उसके बिहाफ पे उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है। मैंने उसके बर्थडे पे उसे 5,000 रुपीज कैश में गिफ्ट दिया, वो भी सैलरी हेड टैक्स में टैक्सेबल। वैसे तो गिफ्ट अदर सोर्सेज की इनकम होती है, पर जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देगा वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल। उसके बाद जब फर्दर मैंने हर नवीन की बैंक स्टेटमेंट देखी तो मुझे पता चला कि इसके अकाउंट में हर महीने फर्स्ट को 20,000 रुपीज आ रहे। तो इसने मुझे बताया कि मेरे पास एक पुरानी बिल्डिंग है जो कि मैंने रेंट पे दी हुई है, तो वहां से जो रेंटल इनकम रिसीव हो रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देन मुझे और बहुत सारी ट्रांजेक्शन दिखी, कभी 5,000, कभी 50,000, कभी 20,000। तो मैंने पूछा ये सारी अलग अलग अमाउंट की ट्रांजेक्शन क्या है, कई बार क्रेडिट हो रहा है कई बार डेबिट हो रहा है। उसने बोला कि मैं शाम को साइड बिजनेस भी करता हूँ, तो जो उसके पैसे आए हैं और जो उसके एक्सपेंसेस मैंने पे किए ये वो चीज है।
तो मैंने कहा ठीक है, ये कौन से हेड की इनकम बन जाएगी इसकी? पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर एक इसके अकाउंट में बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन थी, इसके अकाउंट में 2 करोड़ रिसीव हुए। तो ऑब्वियसली किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की आईटीआर फाइल करते हुए उस पर नजर जाएगी। तो मैंने बोला ये 2 CR किस चीज के लिए आए हैं? कहते मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी एंड उसके पैसे मेरे अकाउंट में रिसीव हुए। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी कैपिटल एसेट सेल हो रहा है तो आप लोगों को अकाउंट्स में पढ़ाते होते हैं क्या कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्या रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वैसे ही कैपिटल एसेट या रेवेन्यू एसेट होता है। तो जो कैपिटल एसेट है अगर मैं उसे सेल कर रही हूँ तो उसकी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी? अंडर द हेड कैपिटल गेन। फिर इसने बैंक में पैसे रखे हुए तो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। इसने जो कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं उसके ऊपर इसे डिविडेंड मिला हुआ है। दिवाली पे इसे अपनी सिस्टर से कोई गिफ्ट मिला हुआ है। ये सारी इनकम्स कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगी? अदर सोर्सेज। ऐसे हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, इसकी जीपीआई कैलकुलेट करनी। तो हमारा पहला स्टेप था ये देखना कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। जब हमें पता चल गया कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, फिर हमने देखा इनकम कौन से हेड में फॉल करे। ठीक है, तो आगे से हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं आपसे पूछूंगी कि आपके अकॉर्डिंग इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करोगे कि इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए। उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर ली इसकी जीपीआई। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? क्लबिंग की। क्लबिंग का मतलब होता है इनकम ऑफ अदर पर्सन्स included in assesses total income। क्लबिंग का मतलब होता है इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन assesses total income। कई बार किसी और पर्सन की इनकम असेसी की इनकम में ऐड हो जाती है, मतलब कि पैसे हर लेवल इनके अकाउंट में आए नहीं पर टैक्स इसे देना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे? जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों ने रील्स में पढ़ा देखा होगा कि न्यू बजट के अकॉर्डिंग 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो मान लो हर नवलीन की सैलरी की इनकम है 10 लाख, तो इसके अकाउंट में सैलरी आ गई। बाकी जो भी इसने अदर बिजनेसेस किए, बिल्डिंग से रेंट मिला, ये सब कुछ मिला के मान लो हो गया 2 लाख। तो टोटल अमाउंट हो गई 12 लाख। अब 12 लाख पे इसने कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब इसने सोचा कि अगर मैं 1 रुपए की भी और इनकम अर्न करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कहते मेरे मदर हाउस वाइफ है, उनकी तो अकाउंट में कोई इनकम आती ही नहीं, उनके 12 लाख की जो लिमिट है वो तो वेस्ट जा रही है। तो इसने क्या किया, एफडी अपने मदर के नाम पे करवा दी, ताकि एफडी का इंटरेस्ट किसके अकाउंट में है? इसके मदर के अकाउंट में। या फिर इसका भाई अभी स्कूल में पढ़ता है, तो इसने क्या किया, जो बच्चे इसे ट्यूशन फीस पे करते हैं उन्हें बोला कि आप मेरे अकाउंट में मत दो, मेरे भाई के अकाउंट में गूगल पे कर दो, कि इस अकाउंट में पैसे मत दो। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि ये टैक्स इवेजन हो रही है। इनकम रिसीव तो इसके ब्रदर के अकाउंट में हुई है या इसके मदर के अकाउंट में हुई है, पर टैक्स किसे पे करना पड़ेगा? मतलब लेडी को पे करना पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्लब करना। किसी और की इनकम तुम्हारी इनकम में क्लब होगी। तो अगर गवर्नमेंट को कहीं पे भी लग रहा है, हम इनकम टैक्स में ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जहां जहां पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो इंटेंशन है वो टैक्स की चोरी करना है। अगर गवर्नमेंट को कहीं पे भी लग रहा है कि कोई पर्सन टैक्स की चोरी करना चाह रहा है तो वो इनकम कहाँ पे ऐड हो जाएगी? असेसी की इनकम में ऐड हो जाएगी। दैट इज क्लबिंग, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसेस टोटल इनकम। या फिर मान लो जब आप लोग 16 साल के थे, 18 से कम ईयर्स के एज के थे, तब भी शायद आप में से बहुत सारे बच्चों का सेविंग्स अकाउंट होगा, था ना? बैंक अकाउंट कुछ लोगों का था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता होगा। पर क्या आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो? नहीं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर की लायबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, तो आप तो गवर्नमेंट टैक्स रिकवर कर ही नहीं सकते। तो आपका टैक्स किसने पे करना है? पेरेंट ने। तो पेरेंट्स के इनकम में क्या होगी? क्लबिंग होगी। इनकम ऑफ अदर पर्सन, पैसे किसके अकाउंट में है? आप लोगों के अकाउंट में, इंक्लूडेड इन असेस्ड टोटल इनकम, वो आपके पेरेंट्स की इनकम में आ रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लबिंग। ये दो रीजंस की वजह से हो सकती है। एक हो सकती है जब आपकी नियत टैक्स की चोरी करने की थी, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी हर लवलीन वाली। सेकंड हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन है वो टैक्स के लिए लायबिलिटी बन सकता है, जैसे कि माइनर। ठीक बात। क्लबिंग के बाद हम करेंगे
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जरूरी थोड़ी है कि हर हेड में इनकम आए, लॉस भी तो आ सकता है। जैसे कि सैलरी हेड में तो हाँ हमेशा इनकम ही होगी, बट ऐसा पॉसिबल है ना कि बिजनेस में स्टार्टिंग में लॉस आ रहा, कि घर सेल करने पे कैपिटल गेन ना हुआ हो, कैपिटल लॉस हो गया हो, तो क्या एक हेड की इनकम दूसरे हेड के साथ लॉस, दूसरे हेड के लॉस के साथ एडजस्ट हो सकती है? तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेट ऑफ। मान लो मुझे सैलरी मिली 15 लाख, और मैंने बोला कि मैं बिजनेस भी करती हूँ, बिजनेस में लॉस हो गया 2 लाख, तो क्या मुझे टैक्स 13 लाख पे करना पड़ेगा? क्या ये दोनों चीजें आपस में एडजस्ट हो सकती है? एक हेड की इनकम क्या दूसरे हेड के लॉस के साथ एडजस्ट हो सकती है? तो यस, कई बार ये अलाउड है। जहां जहां पे अलाउड है वहां पे हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं? सेट ऑफ, कि लॉस को एडजस्ट करना। इस केस में नॉट अलाउड है। तो मेरी इनकम कितनी रहेगी? 15 लाख ही रहेगी। क्यों नॉट अलाउड है? लॉजिक भी समझो। वैसे तो पूरा डिटेल में हम चैप्टर पढ़ेंगे, बट क्यों ऐसा रूल बनाया? कहते बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम के साथ नहीं एडजस्ट हो सकता, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय झूठ बोल देगा कि मुझे बिजनेस में लॉस हो, कोई टैक्स देगा ही नहीं। गीतांजलि बोलेगी मैं शाम को जाके बिजनेस करती हूँ, उसमें 10 लाख का लॉस हो। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी सोचो। मैंने कल भी बोला था इनकम टैक्स किस इंटेंशन के साथ बनाया गया, कि असेसी टैक्स की चोरी करना चाहते। प्रैक्टिकली भी सोचो, जो लोग जॉब करते हैं उनके पास फुल टाइम बिजनेस करने की कैपेसिटी नहीं है। वो बिजनेस सिर्फ कैसे कर सकते हैं? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम बिजनेस में ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना प्लांट एंड मशीनरी खरीद के फैक्ट्री चलाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री में लॉस थोड़ी होता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि तुम ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, पॉसिबिलिटी है तुमने घर को पीजी बना के रेंट पे दे रखा है, बिजनेस कर रहे हो, साइड बिजनेस। पॉसिबिलिटी है कि तुम पार्लर का काम कर रहे हो। ऐसा कोई भी काम हो सकता है, क्या इसमें लॉस पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। गवर्नमेंट कहती है बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो सकता। तो ये वाला लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फ्यूचर में मैं किसी और साल इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मान लो पहले साल, फर्स्ट ईयर, किसी की सैलरी थी 15 लाख, बिजनेस में लॉस हुआ 2 लाख। हमने कहा नहीं, टैक्स किस पे करना पड़ेगा? 15 लाख पे। उसका लॉस क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। सेकेंड ईयर, उसकी सैलरी तो उतनी ही है, 15 लाख, उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 3 लाख। अब ये बोलेगा कि मैं ये 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं पे करूंगा, पिछले साल मेरा लॉस जो है उसका फायदा तो मुझे। तो ये जो लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, यहां से क्या हो जाएगा? माइनस। इस साल ही कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करेगा? 16 लाख। समझ आ गई बात सबको? तो लॉसेस क्या होंगे? या तो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, इसी साल किसी इनकम में से माइनस हो जाएगा, नहीं तो लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो कैन आई से दैट इनकम टैक्स में जो लॉसेस होते हैं वो एसेट होते हैं? यस, क्योंकि फ्यूचर में वो मेरा टैक्स कम करेंगे। तभी तो जब आप बैलेंस शीट भी बनाते हो, आप लॉस को पीएनएल पर अगर डेबिट बैलेंस हो, बैलेंस शीट में एसेट्स है लिखते हैं ना, तो इनकम टैक्स में भी ये क्या है? हमारा एसेट है, ये फ्यूचर में मेरा टैक्स कम करे। अगर ऑनलाइन किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद फोर्थ स्टेप इज डिडक्शन। जैसे कि हमने कल दो डिडक्शंस की एग्जांपल की थी। अगर इसने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो मैं हरनवीन को बोलूंगी मुझे इंश्योरेंस की रिसीट दो। अगर इसने कोई चैरिटी की हुई है तो मैं उसकी रिसीट मांगूंगी। उसके बेसिस पे हम इसकी कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम। फिर जो टोटल इनकम होगी उसके ऊपर कैलकुलेट होगी टैक्स लायबिलिटी। तो ये 5 स्टेप्स में किसी भी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम आईटीआर फाइल करते हैं। आगे चलने से पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी सारा कुछ।
इनकम टैक्स एक्ट का पहला फ्रेज जहां से इनकम टैक्स एक्ट शुरू होता है, every person is liable to pay income tax on total income earned in previous year in assessment year at rates mentioned in relevant finance। अगर चाहो तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिख लो। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन विच income is assessed for tax। सेकंड क्वेश्चन है टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस से मुझे पता चलेगी उसकी स्कोप ऑफ इनकम, उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। इसका रूल किस लॉजिक के बेसिस पे बनाया गया, टेरिटोरियल नेक्सस। चाहे तो पर्सन का कनेक्शन इंडिया के साथ होना चाहिए, चाहे इनकम का कनेक्शन इंडिया के साथ होना चाहिए। तो अगर कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। पर अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं उसकी जीटीआई। तो पांचों हेड्स के टोटल को हम लोग बोलेंगे जीटीआई। जीटीआई के बाद हम लोग देखते हैं क्लबिंग। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है दैट एसएससी इज लायबल फॉर टैक्स ऑन इनकम ऑफ अदर पर्सन, तो उसकी इनकम उसमें क्लब हो जाएगी। उसके बाद हम करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर बाई चांस किसी हेड में लॉस है तो लॉस या तो इसी साल किसी इनकम में से सेट ऑफ हो जाएगा, इस साल सेट ऑफ नहीं हो सकता तो वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फ्यूचर में सेट ऑफ हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास डिडक्शंस कैलकुलेट करके टोटल इनकम आ जाएगी, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी। तो वैसे तो लास्ट स्टेप होता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो हम सबसे पहले ये सीखें। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं चाहे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि इसका टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। तो आज हम लोग मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो हम जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं ये सारे गिवन है सेक्शन नंबर 115 बीएसी। तो पहला सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 115 बीएसी, 115 बीएसी। तो आज हम सबसे पहले 115 बीएसी सेक्शन में पढ़ेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल के रूल्स पढ़ेंगे। तो वैसे तो 7 काइंड्स ऑफ पर्सन है, हर टाइप ऑफ पर्सन के लिए टैक्स की कैलकुलेशन के रूल्स अलग है। आज हमारा फोकस सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर है कि इंडिविजुअल का टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो 0 to 3 लाख तक निल, 3 to 7 लाख तक 5%, 7 to 10 लाख तक 10%, 10 to 12 लाख तक 15%, 12 to 15 लाख तक 20%, एंड मोर देन 15 lakhs 50%। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या इनकम टैक्स एक्ट प्रोग्रेसिव है या डिग्रेसिव है। तो हमने बोला था इनकम टैक्स एक्ट प्रोग्रेसिव होता है, जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है उसका टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने स्लैब्स बनाए। कहते हैं अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 0 to 3 लाख में फॉल करती है, तो लेट्स से हमने हर महीने की सारी कैलकुलेशन कर ली और हमें पता चला कि इसकी टोटल इनकम 2 लाख है, तो हमने बोला इसके ऊपर से कोई टैक्स नहीं पेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला
ये जो 3 लाख है, ये बेसिक एग्जाम्पशन है। अगर हर महीने की इनकम 2 लाख है, हम इसे बोलेंगे कि 2 लाख का खर्चा तो इसकी नेसेसिटीज के ऊपर ही हो जाएगा ना। 2 लाख पूरे साल की इनकम, एनुअली कैलकुलेट होता है टैक्स। तो पूरे साल में जो इसकी बिल्कुल नेसेसिटीज है, स्कूल की फीस, स्कूल या कॉलेज की फीस, फूड, शेल्टर, इन सारी चीजों का मिनिमम एक्सपेंडिचर है, इन बल्कि इससे भी पूरी नहीं होगी रिक्वायरमेंट। तो 3 लाख की क्या गवर्नमेंट ने दी है सबको बेसिक एग्जाम्पशन, 3 लाख तक किसी ने भी कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर किसी की इनकम 3 to 7 लाख तक है, लेट्स से हमें लवली ने बोला कि मेरी इनकम है 4 लाख, तो हम इसके टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे 5%। अगर इनकम है 7 to 10 लाख तो 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस 30%, तो मैक्सिमम 30% गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। जैसे कि मान लो किसी पर्सन की इनकम है 4 लाख, तो 0 to 3 लाख के ऊपर तो टैक्स कितना हो गया, 3 to 4 लाख कितनी अमाउंट हुई, 1 लाख, इसके ऊपर हुआ 5%, तो इसे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 5%। व्हाट आई मीन टू से इज, ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी की इनकम 4 लाख है तो सीधा 4 लाख का 5% कर दो। बेसिक नेसेसिटीज तो सबकी ही है, हमने बोला 4 लाख में से 3 लाख तो सब लोगों ने नेसेसिटीज के लिए निकाला, उसके बाद टैक्स का रेट क्या हुआ, 5%। तो हमने 4 लाख का 5% नहीं किया, हमने सबको बेसिक एग्जाम्पशन देनी है 3 लाख। जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी हम टैक्स बढ़ाते रहेंगे। मान लो मुझे कैशपिक ने बोला कि मैम मेरी इनकम है 8 लाख, 8 लाख के ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट कर लें। पहले तो स्लैब्स ही याद करते हैं। स्लैब्स को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं ये वर्ड लिख रही हूँ, आप लिखना मत, सिर्फ देखो। तो पिछले साल एक्चुअली स्लैब क्या थी, 2023 में जो बजट आया था उसमें स्लैब थी 0 to 3 मिल, 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, मोर देन 15 30%। तो आप लोगों को दिख रहा है कि 3 लाख से स्लैब बढ़ रही थी, 5% से टैक्स बढ़ रहा था, और 20% के बाद सीधा 30% हो गया। पर एक रूल था जिसकी वजह से 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। तो पिछले साल ही गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में एक चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि 3 to 6 की जगह क्या कर दिया, 3 to 7, इसलिए उनको 7 to 9 6 to 9 की जगह करना पड़ा 7 to 10। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना, 0 to 3 मिल, 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, एंड मोर देन 15 30%। क्योंकि अगर लॉ याद होगा तब तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तो ये तो हमें याद करना ही करना है। तो अगर मेरे पास कैश पिक आई और उसने बोला कि मेरी इनकम थी 8 लाख, अब 8 लाख के ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हम बोलेंगे 0 to 3 पर निल, 3 to 7 टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 4 लाख, 4 लाख पे 5% 20,000, 20,000 बनेगा। एंड 7 to 8 लाख इसकी इनकम कितनी है, 8 लाख, तो 1 लाख पे कितना, 10%, 10,000, तो इसे टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 30,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000। सबको समझ आया, आसान है। अभी धीरे धीरे सिर्फ सुनते जाओ, बड़े सारे पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के हम लोग पढ़ रहे हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, सेक्शन नंबर 115 बीएससी में। सारे रूल आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 बीएससी के रूल पे। इसमें भी हमने स्पेसिफिकली अपना फोकस सिर्फ एक छोटे से टॉपिक पे किया कि इंडिविजुअल का टैक्स बताओ कैसे कैलकुलेट होगा, 7 पर्सन में से इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करें। तो इंडिविजुअल के लिए हमने सबसे पहले स्लैब्स याद की कि इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन होती है, और मैंने वर्ड यूज किया स्लैब, ये लिमिट नहीं है। अगर ये लिमिट वर्ड होता, अभी तक हम लोगों ने स्लैब वर्ड कभी शायद सुना ही नहीं होगा, अगर वर्ड होता लिमिट, तो लिमिट के केस में तो क्या होता, 4 लाख के ऊपर ही 5% लग जाता। अगर कैशपिक ने बोला कि अमाउंट है 8 लाख, तो हम क्या करते सीधा 8 लाख का ही क्या कर देते, 10%, तो टैक्स में कितना बना देते 80,000, पर अभी कितना बन रहा है 30,000। तो एक्चुअली वर्ड लिमिट नहीं है, लिमिट की जगह क्या है स्लैब, इतनी अमाउंट पे इतना ही टैक्स करना है।
अगर किसी की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हर पर्सन की जब इनकम बढ़ती है तो उसके एक्सपेंसेस भी तो बढ़ते हैं। तो हम, अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख है एंड अगर किसी की इनकम 50 लाख है, सबसे बराबर टैक्स थोड़ी ले सकते हैं। जो 5 लाख है उसकी अभी नेसेसिटीज पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। अगला स्टेप होगा सेस की कैलकुलेशन। इंडिया में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है 4%। सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा देंगे। तो अगर हर नवीन की इनकम हमने देखा था कि 4 लाख है, और हमने बोला कि 4 लाख के ऊपर टैक्स बन रहा है 5,000। अब हम 5,000 के ऊपर सेस लगाएंगे 4%। 5,000 का 4% क्या आ जाएगा? 200। तो इसे टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 52। सिमिलरली अगर कैशबैक का टैक्स था 30,000, 30,000 में 4% ऐड करेंगे 1,200। इसे टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? अब आप लोग सोचोगे मैम ऐसा क्यों बनाया गया, टैक्स का रेट ही बढ़ा देते हैं, अलग से 4% क्यों लगाया जा रहा है, इससे फर्क क्या है? तो बच्चे, गवर्नमेंट आपसे जो पैसे ले रही है वो कहाँ पे यूज कर रही है? गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल फॉर दैट। मैं दोबारा लाइन रिपीट कर रही हूँ। आपसे गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए जो पैसे लिए, वो पैसे गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करे? गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। दोबारा देखो, देखो पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। जो लोकसभा है उसमें एक तो है गवर्नमेंट, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि इलेक्शन जीत चुकी है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑपोजिशन पार्टी के हैं। तो जैसे कंपनी की मीटिंग होती है, सारे शेयर होल्डर्स को आपको जवाब देना पड़ता है, जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि हमने पूरा साल क्या किया। वैसे ही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी पार्लियामेंट में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हमने क्या किया। तो आप देखते हो ना, अगर आपने कभी भी स्पीच सुनी है पार्लियामेंट में कि अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, कोई एमएलए कुछ बोल रहा है, तो बहुत सारे लोग टेबल पे टैप 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 करने लग जाएंगे, ये कि मतलब उसके फेवर में है कि तुमने जो बोला हम भी इस बात को अग्री करते हैं। और कई बार कहेंगे नहीं, कि नहीं हम इसके फेवर में नहीं है। तो ज्यादातर क्या होगा, अगर वो आपकी पार्टी के लोग हैं वो फेवर में होंगे और दूसरी पार्टी के लोग क्या होंगे? ऑपोजिशन में होंगे। तो अभी पार्लियामेंट में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। गवर्नमेंट ने पूरे टैक्स से मान लो 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। गवर्नमेंट ने ये 50,000 करोड़ कहाँ पे यूज करने हैं, ये सिर्फ बीजेपी की मर्जी, कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर उनको लगता है कि भाई ज्यादा जरूरी चीज है कि वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बनना चाहिए, उस पर 200 करोड़ रुपए लगा दो, वी कैन नॉट क्वेश्चन कि इंडिया में इतनी गरीबी हो रही है तुम क्यों स्टेचू बना रहे हो, उनकी मर्जी। अगर उनका मन है कि मार्स मिशन के लिए हमें 500 करोड़ खर्चने हैं, अगर उनका मन है कि हमें अपना डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए मिसाइल्स लेनी है, उस पर पैसे खर्चने हैं, वी कैन नॉट क्वेश्चन। बट जो सेस होता है उसके लिए गवर्नमेंट आंसरेबल है। सेस में जिस पर्पस के लिए पैसे इकट्ठे किए, उसी पर्पस के लिए पैसे यूज किए जा सकते। तो हर सेस का एक नाम होता है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में जो सेस है उसका नाम है हेल्थ एंड। तो जब आप लोग छोटे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली थी मिड डे मील्स की। कहते कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने नहीं आते क्योंकि वहां पे खाना नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम निकाल दी। कहते मिड डे मील स्कीम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो मनमोहन सिंह जी ने आइडिया दिया, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, कि ऐसे करो कि जो भी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उन्हें बोलो कि थोड़े से पैसे और दे दो, सिर्फ 4% पैसे और दे दो। और हम आपको भरोसा कर देते हैं कि ये पैसे कहीं और यूज नहीं होंगे, हमारे देश की ही बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज होंगे। तो उसका नाम क्या रखा गया? हेल्थ एंड एजुकेशन। ये पैसे सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो सकते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, और कहीं यूज नहीं हो सकते। तो सेस वर्ड का मीनिंग आई होप सबको समझ आया है। जैसे कि जब आप जीएसटी पढ़ोगे, तो जीएसटी में सेस लगता है स्वच्छ भारत सेस 0.5%, बहुत थोड़ा सा अमाउंट हुआ है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक फोन खरीदा, फोन में 18% जीएसटी मैंने पे किया, तो 18% में से 0.5% क्या होगा? सेस होगा, स्वच्छ भारत सेस। ये पैसे सिर्फ एक ही जगह यूज हो सकते हैं, जो इंडिया में एक मिशन चल रहा है, क्लीन इंडिया मिशन, कि हमने क्लेanलीनेस प्रमोट करनी है। और ऐसे ही 0.5% सेस लगता है कृषि कल्याण सेस। तो वो हमें कहाँ पे यूज करना है? फार्मर्स की ग्रोथ के लिए। तो अगर आप बजट कभी भी सुनते हो तो बहुत बार ऐसा न्यूज में बोला जाता है कि फार्मर्स ने जो लोन लिए हुए थे वो वेव ऑफ किए जाते हैं।
सुना है कभी आपने न्यूज में ऐसे? या फार्मर को सब्सिडाइज्ड रेट पे लोन मिलता है, पैसे कहाँ से आते हैं भाई? मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है, हम फार्मर को कम रेट पे कैसे दे रहे हैं पैसे? वो पैसे हम कहाँ से रिकवर कर रहे हैं? लोगों से। 0.5% कृषि कल्याण सेस से रिकवर किया। मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? रिपीटिंग एवरीथिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ, उसके बाद आगे चलेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन था टेक्स्ट कैलकुलेट कैसे होता है। तो मैंने 5 स्मॉल स्टेप्स में बताया टेक्स्ट कैलकुलेट कैसे होता है। सबसे पहले हम पता करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। पूरा रूल बना ऑन द बेसिस ऑफ अ वर्ड, टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस वर्ड का मतलब होता है कनेक्शन। दो तरह के पर्सन होंगे, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। दो तरह की इनकम होंगी, इंडियन एंड फॉरेन। रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने सारी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। आई कैन ऑल्सो से दैट जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है इज लायबल टू पे टैक्स ऑन ऑल इनकम्स। जो इंडियन इनकम है इट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पर्संस। सेकंड स्टेप होगा जीटीएल। तो 5 हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीडीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। जहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दिखेगा सैलरी हेड अप्लाई कर देगी। जहां पे भी बिल्डिंग दिखेगी, बिल्डिंग से होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। कोई भी कैपिटल एसेट दिखेगा, कैपिटल गेन अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई इनकम और कहीं भी टैक्सेबल नहीं हो रही तो वो चली जाएगी अदर सोर्सेज में। यहां से जीटीआई पता करने के बाद हमने की क्लबिंग। इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसेसिस टोटल इनकम, जिसके मैंने 2 एग्जांपल दिए थे। एक कारण था एग्जांपल का कि टैक्स इवेजन करने की इंटेंशन है, मतलब ये वाला एग्जांपल दिया था कि उसने अपनी कुछ इनकम अपने ब्रदर या मदर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी थी। और एक एग्जांपल दिया था कि दूसरा पर्सन लायबल ही नहीं हो सकता, तो माइनर की इनकम के लिए पेरेंट्स लायबल होते हैं, इसलिए क्लबिंग हो जाती है। उसके बाद हम लोग करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपको हर हेड में इनकम ही हो रही है, कुछ कई बार लॉस भी हो सकता है। तो या तो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा या फिर कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल सेट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आज हमने सेट ऑफ का एक रूल याद किया कि बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम के साथ नहीं एडजस्ट हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग करेंगे टैक्स की कैलकुलेशन। अब टैक्स की कैलकुलेशन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके लिए हमने पढ़ना शुरू किया सेक्शन नंबर 115 बीएससी। सेक्शन 115 बीएससी में हमने सबसे पहले इंडिविजुअल के टैक्स के स्लैब्स याद किए। 0 to 3 nil, 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20% and more than 15 30%। इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमने सेस लगाना है। सेस जो है वो कैलकुलेट इनकम के ऊपर नहीं होगा, टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। ध्यान दो, जब मैंने 4% सेस की कैलकुलेशन की, मैंने 4 लाख का 4% नहीं किया था, मैंने टैक्स का 5,000 का 4% किया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में, इसलिए सेस की डेफिनेशन में स्पेशली आपने वो लिखना है टैक्स ऑन टैक्स। इसकी कैलकुलेशन टैक्स के ऊपर होती है। ठीक है, थर्ड। इसके बाद आप राउंड ऑफ करोगे टू नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10। तो जो टैक्स है उसे नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ किया जाए। मतलब कि अगर किसी का टैक्स बना 5563 तो उसे पे करना पड़ेगा 5560। अगर किसी का टैक्स बना 5567 तो उसे पे करना पड़ेगा 5570। अगर टैक्स बना 5565 तो भी पे करना पड़ेगा 5570। ये आपका पहला क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो सब लोग। मुझे 500 पार्ट्स के लिए बताओ कि क्या टैक्स है। कोई फोकस नहीं प्रेजेंटेशन को, अभी हमने राइट आंसर पे फोकस करना है।
Online students, please raise your hands whenever you are done. चलो कंपेयर करते हैं अपने आंसर्स। तो सबसे पहले 9 lakhs, तो 0 to 3 lakhs पे नील, 3 to 7 lakhs पे 20,000, 4 lakhs पे 5% करेंगे, एंड 7 to 9 lakhs पे 2 lakhs पे 10%, 20,000। तो टोटल हो गया +4%। तो अमाउंट आ जाएगी जो पे करनी पड़ेगी, दैट वुड बी 41,600। वैसे ही अगर किसी की इनकम है 8 lakhs, तो आपका आंसर आना चाहिए 31,200। थर्ड केस, अगर किसी की इनकम है 10 lakhs, तो आपका टैक्स आना चाहिए 52,000। अगर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा मुझे बताओ, आई सॉल्व दैट। सेस नहीं। और ये एमसीक्यू क्या है? सारे केसेस में पहले टैक्स की कैलकुलेशन होगी, फिर सेस लगेगा, फिर राउंडिंग ऑफ भी होगी। जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, तो एक बार मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, पूरी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी, उसके बाद सेस निकाल के टैक्स भी निकाल दिया। आंसर था 51,563। ऑप्शंस में 51,563 भी था और 51,560 भी था। मतलब राउंडिंग ऑफ के एरर के भी मार्क्स है। ऑनलाइन अगर किसी को कहीं पे डाउट हुआ है प्लीज मुझे बताओ। माँ हलवीन ठीक है तीनों आंसर्स? 500 पार्ट्स कर लेके 3 किए थे, 3 ही किए थे, करो फिर फोर्थ। मैम ये 15 lakhs। मैम मुझे पूछना था, जो फर्स्ट केस है उसमें जैसे 9 lakhs इनकम है, मैम 3 lakhs तक तो नहीं है, फिर उसके बाद जो 6 lakh आ गया, लाइक 3 to 7 है, ठीक है, 3 to 7 में जो गैप है वो है 4 lakhs, 4 lakhs का। तो जो 4 lakhs है उस पर 5%, हाँ, फिर उसके बाद जो रेस्ट रह गया 1 लाख, उसके ऊपर 10%। ऐसे 1 लाख थोड़ी बचा, 2 lakhs बचा। हाँ जी, 2 lakhs पे फिर 10%। यस, तो मैंने यहाँ पे सीधा 6 lakhs में 5% लगा। मेरे बाकी भी ऐसे ही करती है। तो ये तो स्लैब्स है। अब देखो अगर किसी की 8 लाख है, तो मैं ध्यान से दोबारा देखो, अगर किसी की और गलती है, 0 to 3 पे हो जाएगा नील, 3 to 7 पे 4 lakhs का 5%, 7 to 8 पे 8 lakhs पे मुझे स्टॉप करना है, 1 लाख पे 10%, 10,000 अमाउंट आ गई, 30,000 +4% करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 31,200। वैसे ही अगर किसी की है 10 lakhs, 0 to 3 पे नील, 3 to 7 4 लाख पे 5%, 7 to 10 पे 3 लाख पे 10%, तो 50,000 +4%, तो फाइनल आंसर आएगा 52,000। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर किसी की इनकम है 15 lakhs, तो आपके पास टैक्स आ रहा होगा 1,45,600। एंड अगर किसी की इनकम है 20 lakhs, तो आपके पास टैक्स आ रहा होगा 3,01,600। डन है जी। अब एक और चीज, वेरी गुड परविंदर, वेरी नाइस। मान लो किसी की इनकम है
एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी की इनकम है 18 lakhs, एक एग्जांपल लेते हैं 25 lakhs, और एक लेते हैं 40 lakhs। तीनों पे टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी की इनकम 18 lakhs है तो 0 to 3, 3 to 7, 4 lakhs का 5%, 7 to 10, 3 lakhs का 10%, 10 to 12, 2 lakhs का 15%, 12 to 15, 3 lakhs का 20%, मोर देन 15। तो फर्स्ट केस में 15 लाख से कितनी अमाउंट ज्यादा है? 3 लाख। 3 लाख का 30%, तो टोटल टैक्स कितना आ गया? 2,30,000 प्लस 4%। यहां तक सब मेरे साथ है? ऑनलाइन आई होप सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ है, यहाँ तक सबको समझ आया। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 15 लाख के ऊपर तो टैक्स हमेशा ही 1,40,000 बनेगा? कोई भी पर्सन आ जाए, 15 लाख के ऊपर टैक्स तो कितना बनेगा? 140 बनेगा। 15 लाख का जो एक्सेस होगा उसके ऊपर कितना बनेगा? 30%। तो मेरे पास एक शॉर्टकट आ गया। पेपर में अगर छोटे छोटे अमाउंट्स है फिर तो हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, बट अगर क्वेश्चन में किसी पर्सन की टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हम कहेंगे कि 0 to 15 lakhs पे टैक्स तो कितना है? 15 से एक्सेस कितना है? अगर एग्जाम्पल है 25 lakhs, 15 का एक्सेस कितना है? 25 lakhs, तो 10 lakhs का 30%, 3 lakhs टैक्स हो गया इसका 4,40,000 प्लस 4%। ये इनकम टैक्स का बहुत ही बेसिक काम है, तो एक्चुअली हमें कैलकुलेटर पे करेंगे आगे से, ठीक है ना? हमने इनकम निकालनी सीखनी है। टैक्स तो सॉफ्टवेयर जैसे निकालता है, हम उतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि सॉफ्टवेयर की तरह हम फटाफट कैलकुलेटर पे करें। तो अगर किसी की इनकम है 40 लाख, आपकी कैलकुलेटर पे स्टेप्स क्या है? 40 लाख में से आप माइनस करोगे 15 लाख, जो भी अमाउंट कैलकुलेटर पे आ जाएगी आप करोगे उसका 30%, प्लस 15 लाख के ऊपर टैक्स हमें पता है कितना है? 1,40,000। जो भी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी आप कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 104% या प्लस 4%, सेस लगा दोगे। जो भी अमाउंट आपके पास आ जाएगी उसे राउंड ऑफ करके आपका आंसर मिल गया। समझ आई ना सबको बात? कितना? 35 लाख नहीं बन सकता, 25 लाख तो इनकम, 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला? अब हमें डिटेल में बता दिया पर्सन की किस किस टाइप की इनकम है। कहते हैं मिस्टर एक्स को सैलरी मिली है 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है 5 लाख, बिजनेस की इनकम है 630,253, और उसने डिडक्शन अवेल की है 1,10,000। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस की इनकम, तो तीनों इनकम्स का टोटल कर लेंगे। तो इनकम कितनी आ गई हमारे पास? 15,30,253। उसके बाद हमें बोला गया कि डिडक्शन अवेल की है इस पर्सन ने 1,10,000 की, तो इसकी टोटल इनकम कितनी बनी? 14,20,253। ठीक है, अब इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इनकम 15 लाख से कम है हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 to 3 नील, 3 to 7 20,000, 7 to 10 30,000, 10 to 12 again 30,000, 12 to 14,20,253, 20% करेंगे।
पहले राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना, बाद में ही करना होगा। पहले टेस्ट लगा देंगे, बाद राउंड ऑफ करेंगे। इनकम को राउंड ऑफ नहीं, टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे। 44,050 पॉइंट्स। सबका टोटल करेंगे, प्लस करेंगे 4%, फिर राउंड ऑफ करके हमारे पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। 1,29,000, तो हम बनाएंगे 1,29,010। समझ आया भी सबको? पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक और क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको तीन इनकम्स गिवन है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, और डिडक्शंस गिवन है 3,10,000। अब यहाँ पे आप सब शॉर्टकट लगा सकते हो। कितना है? एक बार दोबारा चेक करो। देखते हैं, तो देखो टोटल अमाउंट कितनी बन रही है इनकी। पहले तो जीटीआई बन रही है 35,40,500, एंड अब इसमें से डिडक्शन देनी है हमें 3,10,000 की। तो टोटल इनकम बन जाएगी 32,30,500। इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले 15 लाख के ऊपर तो टैक्स हमें पता है 1,40,000। जो 15 लाख का एक्सेस है उसके ऊपर आप लोग करोगे 30%, फिर टोटल पे 4% ऐड करोगे। आप लोगों का आंसर होना चाहिए 685520। ठीक है, तो वो गलती मिली। यस मैम, मैंने 500 नहीं कर रखा था। ठीक है, समझ आया भाई सबको? ठीक है, ऑब्वियसली और प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट शार्प होगा। आज हमने बिल्कुल बेसिक समझा है कि टेक्स्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। आज वाली क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारे क्वेश्चन जब आप होमवर्क में करोगे, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आगे पढ़ना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।